नमस्कार, डेड न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। अपराध की योजना बनाते अहियापुर थाना क्षेत्र से हथियार के साथ कई अपराधी गिरफ्तार। भू एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल में चोरी के आरोप में कल गिरफ्तार युवकों ने मंत्री पर लगाई कई संगीन इल्जाम। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य स्वास्थ्य मंत्री पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद हुआ दर्ज। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के अहियापुर इलाके से पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 6 अपराधियों को धर दबोचा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के जमालाबाद स्थित लीची गाछी में कुछ अपराधी हथियार लेकर इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने उक्त स्थल पर छापेमारी की और हथियार, मोटरसाइकिल और मादक पदार्थ के साथ 6 अपराधियों को धर दबोचा। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए अपराधी सोनू पर आधा दर्जन तो मनोज व राहुल पर भी पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज है। कल दिनांक 21/7 को थानाध्यक्ष अहियापुर को सूचना मिली कि जलालाबाद लीची गाछी में कुछ अपराधकर्मी अपराध करने की योजना से जुटे हुए हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष अहियापुर द्वारा एक टीम का गठन करते हुए उस जमालाबाद लीची गाछी को घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान में वहाँ पे 5-6 अपराधकर्मी थे जो भागने का प्रयास किए, परंतु उन लोगों को सभी को भागने के क्रम में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उन लोगों के पास से एक कट्टा, गोली, मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल की बरामदगी हुई है। इन लोगों से पूछताछ पे पता चला कि इसमें सोनू, मनोज और राहुल करके 3 ऐसे अपराधकर्मी हैं जिनका कि आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग कई कांडों में काटी थाना और मिटनपुरा थाना में वांटेड रहे हैं। पुलिस को इन लोगों की काफ़ी दिनों से तलाश थी और इन लोगों के द्वारा एक बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए वहाँ पे जुटे थे, जिसे कि पुलिस की सक्रियता के कारण विफल कर दिया। टोटल गिरफ्तारी कितनी है? टोटल गिरफ्तारी 6 है और ये सभी आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं, सभी एक ही इलाके के हैं। ये लोग किस प्रकार से अपने घटनाओं को अंजाम देते थे, ऑपरेट कैसे? ये सब लूट और आर्म्स एक्ट की घटना में पहले से सक्रिय रहे हैं। इसमें से एक सोनू के विरुद्ध में अभी तक 8 कांड का पता चला है जिसमें कि वांटेड रहे हैं। इसी तरह से राहुल और मनोज का भी 3 कांड 4 कांड में ये लोग भी वांछित रहे हैं। इनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। रिकवरी में क्या क्या है? रिकवरी में इनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, गोली बरामद हुई है, मोटरसाइकिल बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुए। शराबबंदी वाले बिहार में बीते कुछ माह पहले बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय के स्कूल से बरामद हुई शराब की बड़ी खेप मामले ने काफी तूल पकड़ा था। वहीं पुलिस द्वारा अमरेंद्र कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शराब कांड को लेकर विपक्ष काफी हमलावर हुआ था और तेजस्वी यादव ने उक्त मामले को लेकर पकड़े गए युवक के भाई अंशु भास्कर के साथ प्रेस वार्ता कर रामसूरत राय व उनके भाई हंसलाल राय पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं बीती रात बचहा थाना इलाके में उक्त शराब कांड में पकड़े गए युवक अमरेंद्र कुमार व उनके भाई अंशु भास्कर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर चोरी के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि पकड़े गए युवकों का आरोप है कि उनसे मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय द्वारा पूर्व की रंजिशें निकाली जा रही हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है।
युवकों ने आगे बताया कि बीती शाम हंसलाल राय के बेटे मृत्युंजय ने अमरेंद्र को फोन कर स्कूल के सामने स्थित राजेश शाह के मकान पर सुलह करने को बुलाया था, लेकिन साजिश के तहत उन्हें चोरी के मामले में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। पीड़ित युवकों ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले ने डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि सील किए गए स्कूल में उक्त दोनों युवक के घुसने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया। 8 महीने 8.5 महीने जेल में रहने के बाद उस समय भी आप लोग को जानकारी हुआ तो होगा कि हमको निर्दोष रहते हुए हमको थाना के हम इन्फॉर्मर थे शराब की खेप आने के बाद, उसके बावजूद हमको जेल भेज दिया गया था। 8.5 महीने के बाद शुक्रवार को हम जेल से बाहर निकले हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद से ही जो है वो लोग हमसे संपर्क साधना शुरू किए। तो इस संदर्भ में कई दिन उन लोगों से बातचीत भी हुआ है, मंत्री जी के भाई से हंसलाल जी से, मंत्री जी के भगना संजीत कुमार यादव से, जो सब फरार चल रहे हैं इस केस में, वो सब बोछा में आराम से घूम रहे हैं। सब लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सब लोग घूम रहे हैं। और कल रात को भी पुनः जो है इसी संदर्भ में कि केस को जांच कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इंसाफ मिले, इसके बारे में हमको बुलाए थे वो लोग। वहाँ स्कूल के पास सामने मकान है, राजेश शाह जी का मकान है, उस मकान में मिलने के लिए। जैसे ही हम दोनों भाई अपनी साइकिल से वहाँ पहुँचे, वैसे ही वो लोग चोर चोर का हल्ला करके हम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिए। जान बचाने के लिए उसी घर में हम लोग छिपे। उसके बावजूद उस घर में ऊपर में सीढ़ी पर से घसीट करके हम दोनों भाइयों को वहाँ मारा गया। उसके बाद बोछा, जिस समय बोछा थाना की गाड़ी वहाँ पे आई बाद में, तो वो लोग भी देखे कि हम लोग उसी कमरे में थे। हम लोग के पास कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ, किसी प्रकार का जो आपत्तिजनक जो सामान की स्कूल में चोरी करने की बात कही जा रही है, पूरी तरह से गलत है। हम लोग स्कूल कैंपस के अंदर लात भी नहीं रखे हैं। साइकिल जो है एक मेरे भाई का साइकिल है, एक मेरी भैगनी का साइकिल है, जो हम जेल से निकलने के बाद यूज कर रहे थे, जो बोछा के किसी पूरे CCTV में चीज़ है। स्कूल के अंदर से किसी भी प्रकार का चीज़ हम लोग नहीं निकाले। कोई एक्टिविटी नहीं थी। आप वहाँ क्या करने गए थे? अचानक वहाँ पर आप मिलने के लिए बुलाया गया था। कौन बुलाया था? ये जो हंसलाल राय जो मंत्री जी के भाई लगते हैं, उनका बेटा मृत्युंजय यादव जो है, वो हमको आराम मशीन पे बुलाया था। तो बोला था कि 9 बजे में आपको पापा मिलने के लिए बुलाए हैं सामने मकान में। तो हम विश्वास के कारण हम वहाँ पे चले गए। क्यों गए थे? मतलब क्या मुलाकात में क्या कुछ बोले थे कि केस का हम लोग पुनः जांच कराना चाहते हैं, अगर आप सहयोग करेंगे तो इसमें अच्छी बात है। तो हम गए, ठीक है मिल लेंगे, इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है। इससे पहले भी हम लोग लगातार 3-4 दिन से उनसे मिल रहे हैं। उनके भगना जो केस में फरार चल रहे हैं, उनसे भी हमारा भी लगातार मुलाकात हो रहा है। पहले से कुछ विवाद वगैरह चल रहा है? पहले से विवाद यही है कि वहाँ जो 7 नवंबर को शराब की जो खेप पकड़ा गई थी, वो मेरे द्वारा फ़ोन करने के कारण पकड़ा गई थी। उसी समय से शराब माफिया को जो नुकसान हुआ है करोड़ों रुपए का, लगभग 12 चक्का ट्रक बरामद हुआ था, 4 गो पिकअप बरामद हुआ था, लगभग 900 कार्टून वहाँ से शराब जब्त हुआ था। तो उस समय से शराब माफिया सब लगातार मेरे परिवार से इसका बदला लेने के फिराक में है। उस शराब किसका था जो मंगवाया गया था? शराब जो है अब ये तो मंत्री जी के भाई बताएंगे किसका है। उनका कैंपस से उनकी अनुमति से चाबी दिया गया था और उनकी अनुमति से शराब की गाड़ी अंदर आई थी। जो जेल में हम जा गए हैं तब हमको पूरी जानकारी मिला है। वो लोग शराब के कारोबारी करते हैं। मंत्री जी के भाई जो है हंसलाल राय, वो शराब के कारोबारी है। इसके अलावा शराब ही नहीं, सुधा टैंकर का जो दूध कटिंग होता है, उस दूध कटिंग का भी धंधा वहाँ वो करते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के आसपास में जितने भी ब्लॉक में या जितने भी अदरवाइज जिला में जितना भी शीशम का जो चोरी होता है, वो पूरा शीशम का चोरी उसी स्कूल में रखा था। जो उस दिन पटना की टीम के द्वारा भी उस शीशम के फोटो को जब्त किया गया था, लेकिन बाद में थाना प्रभारी की मिलीभगत से जब कैंपस सील किया गया था, उसके बावजूद उस सब शीशम को उनको दे दिया गया, आराम मशीन में सील करके पूरा अपना सबूत मिटा लिए। सर हमको मेन पर्पस है, जब इनको बचाने के लिए जब हम वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो इसमें पूरी तरह से मंत्री जी के भाई बहना ये लोग पूरी तरह से फंस रहे थे। यही कारण है कि अब दोबारा जेल इसीलिए इनके साथ हमको भी भेजा जा रहा है, ताकि हम जो है फिर आगे कुछ ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे उन लोगों को परेशानी हो। यही कारण से हमको भी जो है फंसा करके जेल भेजा जा रहा है। आप क्या करने गए थे इनके साथ? ये हमको बोले थे चलने के लिए, जिस तरह से बुलाया गया था, हम बोले कि ठीक है चलिए। आप इनसे पूछे थे कि किस बात के लिए स्कूल पे बुलाया जा रहा है? ये हमको बताया था कि हंसलाल जी वहाँ पर बुला रहे हैं। हम बोले कि ठीक है चलिए बातचीत कर लिया जाएगा। तो फिर आपको फंसा दिया गया? जी क्या हमको लग फंसा रहा है? दिया गया। क्यों? आपको क्यों? आपसे तो कोई विवाद भी नहीं था, शराब भी नहीं पकड़वाने में आपका हाथ? सर हमसे उनका विवाद था, क्योंकि जब पटना में हम तेजस्वी यादव जी के साथ कृषि किए थे, ये मेन विवाद का कारण है हमसे। और हमको ही मेन रूप से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। हमको गाली दिया जा रहा था कि तेजस्वी तुम्हारा बाप है, क्या कर लेगा तेजस्वी, देख लेते हैं। मारवाड़ी शब्द का उपयोग जो है हंसलाल जी के बेटे मृत्युंजय यादव और गढ़ा पंचायत के मुखिया और वर्तमान बोछा प्रखंड अध्यक्ष
मुखिया संघ के जो अध्यक्ष है भरत राय, उनके द्वारा ये सब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप लोग न्याय के लिए क्या कीजिएगा? अब देखिए, न्याय के लिए जो है आप लोग के ऊपर हम लोग निर्भर हैं, मीडिया बंधु के ऊपर, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति अब नहीं बचा हुआ है जो न्याय के लिए कहीं पर लड़ सके। 2 भाई हैं, दोनों आदमी को जेल भेजा जा रहा है। पिताजी बूढ़े हैं, उनका ब्रेन हेमरेज है, उनका इलाज चल रहा है। घर में बूढ़ी माता रहती है, इसके अलावा कोई सदस्य नहीं। तेजस्वी जी यादव से कुछ अपील, क्योंकि आपके साथ वो पिछला बार भी खड़ा हुए थे, तो इस बार अपील है कि वो इस मामला को देखें और हम लोगों को जो सही है उसका अपना न्याय के लिए अपना वो लोग प्रयास करें। सदन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दिए गए बयान कि भारत में किसी भी एक व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई है, उसे लेकर गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती परवीन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। तमन्ना हाशमी का कहना है कि पूरे देश में हजारों लोगों ने बिना वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना से प्राणों को गंवाया है। इसके बावजूद दोनों अभिवक्ताओं ने सदन में देश के लोगों को बयान देकर धोखा देने का काम किया है, जिससे आहत होकर उन्होंने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं परिवार के वकील सूरज कुमार का कहना है कि धारा 153, 153 ए, 295, 295 ए के तहत परिवाद दायर किया गया है। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 28 जुलाई सुनिश्चित की है। देखिए, कोर्ट में हम इसलिए आए कि सीधा सीधा सरकार के लोग, सरकार के मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। पूरा देश जान रहा है, लाखों लोग ऑक्सीजन से मारे गए, तरफ तरफ के मरे, लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री सीधा सीधा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ये जो झूठ बोलने का सीधा काम कर रहे हैं, वो भी संसद में ट्वीट करके झूठ बोल रहे हैं। इसी से मैंने आहत होकर आज न्यायालय के शरण में आया हूं और न्यायालय से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए। और माननीय न्यायालय ने मेरे मुकदमे को स्वीकार करने का काम किया है और इसकी सुनवाई की तारीख 28/7/2021 को रखी है। क्या मांग करते हैं? देखिए, मांग ये करते हैं कि आप जो सरकार के हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया और राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती परवीन जो है, ये जो है सीधा सीधा झूठ बोल के देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आहत करने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई कोरोना में एक भी बंदा ऑक्सीजन से नहीं मरा। कैसे नहीं मरा सर? पूरा देश जानता है, लाखों लोग मरे, तरफ तरफ के मरे, लेकिन ये लोग देश के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाने से बच रही है। इसी के लिए मैंने आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री पर मुकदमा दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 28/7/2021 को रखी। आज मेरे माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने एक परिवाद पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया है, जिसमें धारा 153, 153 ए, 295, 295 ए के तहत मुकदमा की गई है, जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के विरुद्ध इन्होंने मुकदमा दायर किया है। इसकी अगली तारीख 28/7/2021 को तय की गई है और 28/7/2021 को ही सुनवाई की तिथि रखी गई है। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि शहरी क्षेत्र में 80,000 लोगों को टीका देने के लिए 73 टीम बनाई गई है। 39 वार्डों में 172 जगह टीका लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में पूर्ण टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गया है। 23 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए सभी शहरी पीएचसी पर अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। बरहमपुरा पीएचसी पर डीआरडीए निदेशक चंदन चौहान की ड्यूटी लगाई गई है। बालूघाट पीएचसी पर वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। ओगरिया बाजार पीएचसी पर डीसीएलआर पूर्व जयशंकर प्रसाद की ड्यूटी लगाई गई है और कन्हौली पीएचसी पर वरीय उप समाहर्ता सारंग मणि की ड्यूटी लगाई गई है। पूर्ण टीकाकरण के लिए सभी 39 वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। पहला और दूसरा डोज दोनों लगाया जाएगा। 39 वार्डों के लिए 39 टीम और सदर के लिए अलग से 24 टीम बनाई गई है। नगर निगम के बाद नगर निकाय में पूर्ण टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा।
देखिए, कोविड 19 से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण हथियार और उपाय टीकाकरण है और टीकाकरण अभी तक ज़िले में हम लोगों ने लगभग 24% कर दिया है। हम लोग विशेष एक अभियान के तहत पूरे नगर निगम क्षेत्र को एवं अन्य नगर निकायों को भी 31 जुलाई के पहले 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है और इसके लिए 4 अर्बन पीएससी में 4 स्पेसिफिक टीम हम लोगों ने बनाई है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर्स, MYC और अन्य BHM को प्रतिनिधित्व किया गया है और प्रत्येक के जिम्मे एक एक वार्ड हम लोगों ने हर एक वार्ड में 49 वार्ड हैं, 49 वार्ड में 49 टीम हम लोगों ने गठित की है, 1 वैक्सीनेटर और 2 ऑपरेटर की। और इन लोगों के माध्यम से 31 जुलाई के पहले यानी कि एक सप्ताह के पहले हम लोग 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का हम लोग सहयोग हम लोग ले रहे हैं, जिसमें वार्ड मेंबर, आंगनबाड़ी सेविकाएँ, विकास मित्र, आशा एवं अन्य तमाम लोग हैं जो कि सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 49 जो चल रहे हैं ये तो चलेंगे, इसके अतिरिक्त 25 टीम और भी चल रही है, तो कुल 75 टीम के माध्यम से पूरे शहरी क्षेत्र को हम लोग 100% वैक्सीनेट कर रहे हैं। करीब 80,000 लोगों को और वैक्सीनेट किया जाना है और हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं कि प्रत्येक दिन 15,000 के माध्यम से 5 से 6 दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग हैं ये एक ही टीकाकरण स्थल है, इसको हम लोग निश्चित रूप से करा लेंगे और ये टीकाकरण अभियान जो चल रहा है ये 24 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 24 तारीख से यह स्टार्ट हो रहा है और टीका की उपलब्धता लगातार निरंतर रहेगी, तो उसको विदिन 31 जुलाई हम लोग पूर्ण कर देंगे। एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा? एक वीक में कंप्लीट करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और टीका की उपलब्धता बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग इसको एक वीक में पूरा कर लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मुरौल प्रखंड को 1 सप्ताह में करने का लक्ष्य रखा था और टीका की उपलब्धता के हिसाब से उसको 8 दिनों में हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और जिस तरह से मुरौल जिले का प्रथम प्रखंड बना है, बनकर के उभरा है, जो 100% टीकाकृत है, उसी रूप में हम लोग मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र को 100% 31 जुलाई के पहले टीकाकृत करते हैं। परंतु हम लोग लगातार अपने जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग को बढ़ाकर हम लोगों ने 7,000 तक किया है कि अचानक कोई हम लोग सरप्राइज ना हो जाएं कि अचानक कहीं से केसेस निकल गए। इसलिए टेस्टिंग की संख्या हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोगों को पॉजिटिविटी रेट का अंदाज़ा मिलता रहे। अभी 7,000 भी टेस्ट कराने पर 2 से 3 हम लोग को पॉजिटिव मिल रहे हैं जो नेग्लिजिबल हैं, लेकिन टेस्टिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने अपने संसाधनों को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। हम लोग ऑक्सीजन प्लांट एक ऑलरेडी सदर अस्पताल में स्थापित कराया गया है, एक मेडिकल कॉलेज में स्थापित कराया गया है। इसके अतिरिक्त 3 और ऑक्सीजन प्लांट, एक पारू में, एक कांटी में और एक और एडिशनल प्लांट सदर अस्पताल में हम लोग ऑक्सीजन का लगवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक PSC में 10-10 बेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ सभी जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। PSC के सभी तमाम चिकित्सा पदाधिकारियों और नर्सेस को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। ये सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित यदि कोई इन्फेक्शन प्रारंभ होता है तो उससे हम लोग आसानी से हम लोग लड़ाई कर सकें। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 2 बच्चों की इलाज के दौरान मौत के बाद बढ़ती गर्मी और उमस के कारण AES पीड़ित कई बच्चे इलाजरत हैं। सभी बच्चों को SKMCH के पीकू वार्ड में इलाज चल रहा है। जिले में उमस भरी गर्मी कहर बरसा रही है, इससे चमकी बुखार के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। SKMCH के पीकू वार्ड में 6 बच्चों को चमकी बुखार की पुष्टि हुई है, जिनका भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार ने 6 बच्चों में चमकी बुखार से पीड़ित होने की पुष्टि की है। सभी बच्चों के हालत में सुधार हो रही है। बच्चों को फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। इस वर्ष 50 बच्चों में चमकी बुखार की पुष्टि हुई है। इनमें से 10 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। AES में अपने ज़िले में जो है, मुजफ्फरपुर ज़िले में इस साल मात्र 23 केस हैं। 2 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हो गई है। 2 बच्चों का हम लोग बुखार मृत्यु हुई है और 47 केस टोटल SKMCH में एडमिट हुए थे, जिसमें कि 37 जो है क्योर्ड हो गए, 10 का डेथ हुआ। इसमें अन्य ज़िले के लोग हैं, अपने ज़िले का मात्र जो है 2 ही डेथ। अब तक कितने मरने की बात आई है? टोटल 10 डेथ है इस साल। उम्र बढ़ने के साथ बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, तो अभी कुल कितने बच्चे एडमिट हैं? अभी एडमिटेड बच्चे कम ही हैं, 3 बच्चे एडमिटेड हैं अभी और ज़्यादातर लोग ठीक हो चुके हैं। गायघाट प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में बागमती नदी के पानी में हुई वृद्धि से बाढ़ का मंजर उत्पन्न हो चुका था। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पानी का दबाव कम होने के बाद भी
क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्र के ऐसे भी मार्ग होते हैं जो न सिर्फ एक गांव को जोड़ते हैं बल्कि हजारों की आबादी वाले क्षेत्र को भी जोड़ते हैं। उस सड़क का हाल ऐसा है कि लोग खुद से सड़क पर पोल रखकर आवागमन का साधन बनाए हुए हैं। जैसे तैसे लोग आ जा रहे हैं। विधायक आए, आश्वासन दिए, जनप्रतिनिधि आए, आश्वासन दिए, अधिकारी आए, आश्वासन दिए, लेकिन अब तक टूटी पुलिया का काम नहीं हो सका। दरअसल मामला प्रखंड क्षेत्र के बरुआरी शिवदाहा मुख्य सड़क मार्ग की है, जो कि कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन पानी के दबाव के कारण जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली सड़क टूट गई, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। स्थानीय लोगों ने अविलंब सड़क दुरुस्त करने की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है इसका जिम्मेदार। आखिर हर साल बाढ़ आती है, हर साल सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, आखिर क्यों? सभी को बच्चा सियान सभी को गाड़ी घोड़ा एक दिन पुल तोड़ के कूद गया इसमें। उस सदा के वो कबाड़ी लोग से पूछिए, जब पुले तोड़ के कूद गया दो आदमी। सड़क रास्ता नहीं है, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है। 5,000 रुपया उसको लगा बेचारे बर्री का। कैसे आप लोग जाते हैं? अगर ब्लॉक जाना होगा प्रखंड, कैसे जाते हैं? गायघाट जाते हैं, हेल करके जाते हैं, नहीं तो खड़ा होकर के जाते हैं, घूम करके जाते हैं। हाँ, कितना किलोमीटर घूम करके जाते हैं? अरे इससे तो हम पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम 5-7 किलोमीटर होगा। वो घूम करके जाते हैं? हाँ जी। सड़क नहीं बनाया ठेकेदार? वो देख रहे हैं सामने में, हम तो पूरे गाँव के लोग देख रहे हैं, अभी तक सड़क नहीं बना है? नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार? विधायक भी देख करके गया, 2-4 टेलर गिरा करके वो भी बंद कर दिया। विधायक जी आए थे यहाँ? आए थे। कब? आज से 10-15 दिन हो गया होगा। विधायक जी आए थे? हाँ। क्या बोले विधायक? कहा कि हम भरवा देंगे, अभी हम चालू कर भरवा करके ठीक करा देते, अभी तक नहीं आया। विधायक की बात भी नहीं सुना गया? अब पता नहीं, अब वहाँ किया तो क्या हुआ नहीं। ये रोड है, हाँ। ये रोड का मतलब कि ये टेंडर मिल गया है, वो सब कुछ हो गया है, लेकिन मतलब ठेकेदार इसको मतलब कि जो पैसा लेके मतलब कि नहीं बना रहा है। इधर मतलब कि जो है ये 2,60,000 का, ये मतलब 5,000 रुपया दे के सब पैसा खा गया है। ऐसा मतलब कि जो मतलब गद्दार मतलब कि ठेकेदार है। ये कौन खाया है? ये ठेकेदार जो है ये मतलब 2,60,000 का टेंडर है। ये तो मुखिया का मामला है। 5,000 को रुपया ये दे के बोरा से भर के और मतलब कि सब पैसा खा गया है। ऐसा मतलब कि ठेकेदार है। अच्छा। तो क्या परेशानी हो रही है रोड को लेकर के? हाँ। रोड को लेकर क्या परेशानी हो रही है? रोड में मतलब कि इसका भी टेंडर मतलब कि ये हो गया है, लेकिन भर नहीं रहा है। जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला है नहीं, ब्लॉक स्तर पे नहीं देख रहा है, न सीओ वीडियो कोई नहीं इसको देख रहा है। तो विधायक जी भी तो इस सड़क पर आए थे देखने के लिए, क्या हुआ? विधायक जी तो मतलब कि टेंडर दे के गया, फिर मतलब घूम के नहीं आया। अच्छा। वो तो बोले थे कि बन जाएगा, रोड गिर जाएगा, फिर क्यों नहीं गिरा? वो उनका मतलब कि लिफाफा बात होता है। किनका? विधायक जी का बात? और क्या है, रोड टूट के बाद में जो क्षतिग्रस्त हुआ है, आवागमन में बहुत ही परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। जो है पढ़ाई लिखाई, जो है मार्केटिंग वगैरह सब में दिक्कत हो रहा है। इस पार से लोग उस पार जो है जाने में जो है मुझे जो पानी हेल करके जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी गुड़ी जाने का कोई जो है नहीं, मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है। और कहने का मतलब दवाई बीरो बहुत, सबसे ज़्यादा तो धिया पुता को दिक्कत हो रहा है। जो कहने का मतलब अगर पढ़ने जाना है या जो है कहने का मतलब दवाई वाले लेने के लिए जाना है, मार्केटिंग करने के लिए जाना है, बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो रहा है। बाढ़ में टूट गया, अभी तक कोई इस पर जो है किसी भी स्तरीय से यहाँ पर भी कोई प्रकार का अभी तक कोई देखने के लिए इच्छा है, मतलब इसका जो है अगर भरने उड़ने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक। अगर किसी प्रकार की किसी के पास बीमारी होता है तो कैसे जाएंगे आप लोग? वही मतलब गोदी में उठा करके और उसके बाद पानी हेल करके और लाठी का सहारा लेकर के पार लोग करते हैं। प्रखंड मुख्यालय तक नहीं जाते होंगे, कैसे जाते हैं? प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए या तो घूम के जाना पड़ता है 5-7 किलोमीटर, या नहीं तो यहाँ से जो है 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और उसके बाद आगे से जो है क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पे जो है देखा जाए और जल्द से जल्द इस रोड को भरवाने का काम किया जाए, जल्द से जल्द रोड बनवाने का काम। गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पहुंचे जदयू के दलित प्रकोष्ठ के उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ रमन, जहां जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर जिला अध्यक्ष, युवा मुख्य प्रवक्ता कुंदन सांदलिया, जदयू नेता कृष्ण कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में रामनाथ रमन ने कहा कि जदयू दलित प्रकोष्ठ के नेताओं और जिला अध्यक्ष के साथ संगठन विस्तार की चर्चा की गई, साथ ही समीक्षा भी की गई।
साथ ही कहा कि फूट पर भी चुटकी लेते हुए इशारों में जमकर हमला बोला। जमुई सांसद चिराग पासवान के द्वारा आशीर्वाद रैली और यात्रा को लेकर जमकर भड़ास निकाली, चुनावी हथकंडा और राजनीतिक रैली बताया और परिवार में और एनडीए में फूट डालने वाले नेता बताया। आशीर्वाद यात्रा पर भी सवाल खड़े करते हुए जदयू के प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि परिवार में फूट डालने के बाद आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री की मौत पर श्रद्धांजलि यात्रा तक नहीं किया। एनडीए के घटक दल में लोजपा के नेताओं ने पशुपतिनाथ पारस मान्य हैं और वास्तविक रूप में लोजपा के नेता भी, जबकि जमुई सांसद और लोजपा के कथित नेता चिराग अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरे परिवार और पार्टी को ही जलाने की फिराक में थे, लेकिन उनकी नियत और नियति का भांडाफोड़ हो गया। मेरा जो आगमन हुआ इसमें था कि जो हमारे जनता दल यू के दलित प्रकोष्ठ के जो साथी हैं, जिला के कहिए कि अध्यक्ष हैं या फिर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन साथियों के बीच संगठन विस्तार से संबंधित हमें चर्चा करनी थी, या कहा जाए कि एक मोटे तौर पर एक समीक्षा करनी थी कि क्या है का आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकले हैं चिराग जी। किस चीज़ का आशीर्वाद? जिस समय आदरणीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ उस समय क्या श्रद्धांजलि यात्रा हुआ था उन बिहार में? जब श्रद्धांजलि हुआ ही नहीं, आशीर्वाद लेने के चली है। कौन चीज़ के लिए आशीर्वाद चाहिए? आप एक तरफ आप अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं और कहते हैं कि हम दलित हैं, हम शेर के बेटा हैं, और दूसरे तरफ जिस आरक्षण सीट से और आरक्षित सीट से जीत करके आप जाते हैं और दूसरे तरफ उनका बयान आया है, मैं बताऊं 15-20 दिन पहले आया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात। तो भाई आर्थिक आरक्षण की बात आप करते हो तो सबसे पहले रिजाइन करो। तुम रिजर्वेशन सीट से जीते हो, रिजाइन करो और रिजाइन करके जनरल सीट से लड़ो चुनाव, उसके बाद में वो काद पता चल जाएगा। तुम आरक्षण का लाभ भी लेता है और आरक्षण का विरोध भी करता है। ये बहुत बड़ा ठग है। ये आशीर्वाद नहीं, यात्रा नहीं, आशीर्वाद यात्रा के नाम पर ये ठग रहा है। हम जो दलित वर्ग है इनको ये ठग रहा है। ये ठग का गिरोह है। अगर पूरे देश में अगर 10 गो ठग होगा तो जिसका नाम चिराग है वो 1 to 10 में इसका नाम आएगा। ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये ठग यात्रा है, भ्रम यात्रा। ये भ्रम फैला रहा है हमारे समाज में। चिराग पासवान तो ये भी कहते हैं कि उनके चाचा और भतीजा के बीच में फूट डालने का काम जदयू के नेताओं ने किया। क्यों? जदयू को क्या जरूरत है आपके परिवार में फूट डालने का? जिस समय हम आपको स्पष्ट करें, ज़्यादा दिन नहीं हुआ विधानसभा का चुनाव का, इससे पहले भी आप जब इतिहास उठा करके देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी का, तब पाइएगा कि जब चुनाव का समय आएगा तो ये लोग क्या काम करेगा कि जितना इसके घर में जो लोग हैं, अपना भाई हो, भतीजा हो, चाचा हो, सबके लिए क्या काम करेगा कि रिजर्वेशन का सीट ले लेगा, वो चुनाव जीत करके चला जाएगा और शेष सीट जो बचेगा उसको वो लोग बेच देगा, करोड़ रुपया लेकर के, लाखों रुपया लेकर के बेचेगा। तो जब आप टिकट बेच दीजिएगा, पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दीजिएगा और टिकट बेचिएगा और वो उम्मीदवार एमएलए एमपी बन करके आ जाएगा, उस परिस्थिति में क्या होगा? वो तो भाग जाएगा ना आपको छोड़ करके। वो तो उस समय कहिएगा कि नहीं, हमको नीतीश कुमार जी और जदयू के लोगों ने हमारा घर को तोड़ दिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। जिस समय टिकट बेचते हो ख्याल नहीं रहता है। टिकट अगर आप नहीं बेचते, अगर कार्यकर्ता को टिकट देते तो निश्चित तौर से आपका घर भी बना रहता, आपकी पार्टी बनी रहती। उससे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ रमन जी को, मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश में पदाधिकारी बनाने का काम किया है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी कर्पूरी ठाकुर, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, कर्पूरी ठाकुर जैसे महान राजनीतिक नेताओं के विचारों को धरातल पर लाने का काम किया है। मुकदमों के तुरंत निष्पादन के लिए अब समन व वारंट की तामिला की ट्रैकिंग एनस्टेप नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस पोर्टल से होगा। मुजफ्फरपुर ई कोर्ट में गुरुवार से यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए 1 दर्जन प्रोसेस सर्वर शुरू की गई है। जिले के सभी थाना को अलग अलग प्रोसेस सर्वर से जोड़ा गया है। सभी सर्वर को सरकारी सिम और मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर समन तामिला कराने के लोकेशन पर भेजा गया, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक तामिला कराया।
दूसरे जिलों व राज्यों में भी समन व वारंट अब इसी प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे। इससे समन व वारंट का तामिला जल्द होगा। नजारत प्रभारी ने बताया कि आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये एक अच्छा विचार है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार सिन्हा जी के कर कलमों द्वारा ये शुरू किया गया है और एन स्टेप को स्टार्ट करने के लिए सभी प्रोसेस सर्वर के मोबाइल पे एंड्रॉयड ऐप जो है एन स्टेप ऐप सभी के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया गया है और कोर्ट द्वारा जो भी सम्मन प्रोसेस जनरेट होता है वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे जाता है और वहाँ से फिर नाजिर बाबू के पास पहुँच जाता है। एक वेब पोर्टल भी है एन स्टेप का, जहाँ से नाजिर बाबू सारे प्रोसेस सर्वर को एलोकेट करते हैं प्रोसेसेस बीट वाइज। 12 प्रोसेस सर्वर है यहाँ पे और वो 12 लोग अपने अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं कि किस एड्रेस पे जाना है उन्हें। वहाँ जा कर के वो जिनको सम्मन देना है उनका एड्रेस देख के वहाँ पहुँचे और फिर उनका फ़ोटो लेते हैं, सिग्नेचर लेते हैं और वहाँ का जियो टैगिंग करते हैं। भुवन ऐप एक उसमें बाय डिफ़ॉल्ट है जहाँ से लोकेशन उनका पता चल जाता है कि वो वहाँ पर जाके उनको सम्मन रिसीव कराए हैं। फिर उसके बाद वो सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद वो कोर्ट के पास डायरेक्टली पहुंच जाता है कि हाँ भाई इसका एग्जीक्यूशन हो गया। जिनको सम्मन देना है, मान लीजिए वो घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है, तब उसके बाद क्या? तब उस केस में नॉट सर्व्ड का भी ऑप्शन है वहाँ पे, वो नॉट सर्व कर दे अभी फ़िलहाल एक टाइम के लिए, फिर दोबारा वहाँ जाएंगे, दोबारा तो मिलेगा वो वहाँ पे। हाँ, या फिर उस घर का फ़ोटो ले ले कि वो बंद है और नॉट सर्व दिखा दे, फिर दोबारा जाएं, फिर वहाँ पे जाकर उसको सर्व करें जो वहाँ पे अवेलेबल पर्सन हो। वहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, पार्टी को दिए या उसके भाई को दिए, बहन को दिए या दुकान पे दिए, ऑफिस में दिए, जहाँ भी दिए, वो सारा ऑप्शन उस ऐप में है। तो सर्व और नॉट सर्व में जो कंस्ट्रेंट होता है वो सारा उसमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। जो केसेस में पेंडिंग है, समय ज़्यादा लगता था, वो कम होंगे? हाँ, वो अब टाइम कम लगेगा, अब एग्जीक्यूशन होने में टाइम कम लगेगा। जो सम्मन अगर गया, निर्गत हुआ, तो उसका एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जो है वो बहुत जल्द कोर्ट में पहुंच जाएगा। बीट और थाना वाइज प्रतिनियुक्त किया गया है और ई कोर्ट के कारण त्वरित कार्यवाही और सम्मन की तामीला करने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जा रही है ताकि संबंधित न्यायालय में तामीला समय से उसकी सुनिश्चित कराया जा सके और उसका कोर्ट जो है वह अग्रिम कार्यवाही तुरंत कर सके। इस उद्देश्य से ई कोर्ट की अभी जनहित में ये अच्छा पहल की गई है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्यवाही अभी चल रही है। प्रोसेसिंग को लेकर क्या कुछ किया गया? प्रोसेसिंग को लेकर क्या कुछ किया गया? मोबाइल ये सब सभी माने कि प्रोसेस सर्वर 12 प्रोसेस सर्वर है, 12 प्रोसेस सर्वर को सीन के साथ मोबाइल जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है और उन लोगों के ऊपर खुद ऐप पर उनकी तामीला भेजी जा रही है और उनके द्वारा प्रत्येक जिला में प्रत्येक थाना में जाकर संबंधित थाना में जाकर वह तामीला सुनिश्चित करा। शुक्रवार को अम्रपाली ऑडिटोरियम में उप मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व वार्ड 46 के पार्षद नंदकिशोर शाह उर्फ नंदू बाबू ने सभी पार्षदों के नाम खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि किसी के दबाव में या नोट फॉर वोट के लालच में अपने वोट को बर्बाद न करें, स्वच्छा और स्वविवेक से कल मतदान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम को नचाने वाले मदारी को इस बार नगर निगम को नचाने नहीं देंगे। पिछले 20 वर्षों से इसके गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने का काम शहर के एक जो राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन मैं उनको मदारी कहता हूं, वो मदारी पिछले 20 वर्षों से मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति को अपने मन माफिक नचा रहे हैं और ये अपने मन माफिक बनाने और बिगाड़ने का काम करते रहे हैं 2002 से। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा नाम के किसको कहां से लड़ा है। आज समय कम है, अंतिम दिन है, कल बैठक है, परसों बैठक है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मदारी जो है अपना खेल फिर कुचक्र जो है इनका ये तिकरमबाजी वाला ये खेल जो है शुरू कर दिए हैं और अपने तिकरमबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी का भी जो कल और परसों जो अविश्वास का जो खेल खेला जा रहा है, इसके संबंध में हमको कहना है पत्रकार बंधु कि ये शहर, ये नगर जो है अभी जल जमाव, बाढ़, पेयजल की समस्या, गली नली की समस्या और साथ ही बहुत सारे कूड़ा उठाओ, साफ सफाई की समस्या से ग्रसित है। कोरोना काल चल रहा है, इस समस्याग्रस्त समय में भी ये मदारी जो है अपने ये कुचक्र से
बाज नहीं आ रहे हैं और फिर से सबको लड़ाने भिड़ाने में मशगूल हो गए हैं। और इनके इस कुचक्र के ये बेमौसमी बरसात के खेल में नगर निगम का समय जो है 1-1.5 महीना समय ये बर्बाद कर रहे हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। इसलिए मैं शहर के जो इस शहर के बगीचा के 48 फूल हैं, 49 थे, लेकिन एक दुर्भाग्य से हमारे बीच संजीव चौहान जी आज नहीं है, तो 48 फूल जो इस मुजफ्फरपुर नगर निगम के बगीचे के फूल हैं, जो पार्षद विकास पसंद हैं, विकास के रास्ते में संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कल 23 और 24 को जो बोर्ड में अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक रखा गया है, उसमें निश्चित रूप से उपस्थित हों और अपना आत्मा की आवाज और नगर के विकास की सोच को देखते हुए अपना स्वयं का निर्णय ले, स्वयं की स्याही से स्वयं एक इतिहास लिखे, जिससे कि आगे आने वाला भविष्य इनको याद रखे। जो आज अंतिम दिन है, मैं अपने सभी शुभचिंतक और जो नगर के विकास के प्रति समर्पित जो पार्षद हैं, सभी को मैं खुला पत्र भेज रहा हूं और मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार मदारी का खेल नहीं चलेगा, नोट फॉर वोट का खेल निश्चित रूप से नहीं चलेगा। और मदारी यदि चलाएंगे नोट फॉर वोट का खेल, तो निश्चित रूप से इनको हम लोग जेल भेजने का भी प्रयास करेंगे। सबूत मिलेगी, प्रमाण मिलेगा, कहा कि पुराने खिलाड़ी हैं। नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलती डे न्यूज की जल जमाव के खिलाफ जारी मुहिम के तहत गुरुवार को हम आपको वार्ड 45 का क्या है हाल दिखाने जा रहे हैं। पासवान टोला में लगे जल जमाव की निकासी नहीं होने के कारण सड़कों पर जमा पानी का रंग काला हो गया है, जिससे जल जनित बीमारियों का भय लोगों में कायम हो गया है। साथ ही आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के जेल चौक स्थित वार्ड 45 के पासवान टोला में बारिश के वजह से लोग जल जमाव से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल पानी निकासी का रास्ता बंद है। मुख्य सड़क के मुहाने पर कल्वर्ट और ड्रेनेज के अधूरे निर्माण के कारण पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। निर्माण के दौरान जगह जगह नाला को मिट्टी डालकर बंद किया गया है, जिससे लोग काले पानी से घिरे हुए हैं। घुटना पर पानी झेल कर लोग मोहल्ले में आ जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि फिलहाल किसी तरह निर्माणाधीन नाले को खोलकर पानी निकासी जरूरी है। यहाँ हमेशा नाले की स्थिति बनी रहती है। गंदगी से इलाके में महामारी फैल जाएगी। फिलहाल निगम प्रशासन की ओर से पानी निकासी के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। और पानी लगा ही रहता है, यहाँ लोग को आना जाना जीना मुश्किल है, बढ़ है, बीमारी है, इतना मच्छर लगता है, लोग बीमार रहते हैं बराबर। इस कारण के वजह से बहुत दिक्कत है हम लोग को। नगर निगम की तरफ से कुछ साफ सफाई कहाँ कुछ हो रहा है, इसमें कुछ सफाई वगैरह नहीं हो रहा है। कुछ न वार्ड पार्षद कभी देखने आता है इस एरिया में। जल जमाव का कारण क्या है? बारिश का पानी है, नाला भी है, बारिश भी है, निकासी इसका है ये नहीं है कहीं जो पानी कहीं निकलेगा, कोई निकासी है नहीं। तो आप लोग इसी तरह नरक में जी रहे हैं किसी तरह से। क्या करेंगे, घर है, घर छोड़ के कहीं चल जाएंगे, सो भी नहीं और कहाँ जाएंगे, यही सब स्थिति में है हम लोग। मोहल्ले में कितने घरों को जल जमाव से परेशानी होती है? सब कोई का तो वही हाल है। हाँ 50-60 घर होगा ही, 50-60 घर होगा ही सब। परमानेंट रहता है पानी यहाँ 12 मास। बारिश के दिनों में तो बारिश दिन में आती पूरा ठेवना से ऊपर रहता है पानी, निकलने का साधन नहीं है, उल्टा ही पानी बैक होता है। कारण क्या है? बैक होने का होता है, ढलाव उल्टा है, मुख्य नाला ऊंचा बना दिया जी। पूरा मोहल्ला डूबा रहता है जी जी। पूरा स्थिति क्या दिक्कत है, कोई बड़ बीमारी, कोई दर्द दवाई लावे के है तो दिखते है। पानी के जरूरी है तो पानी भी नहीं पिए वाला के उपाय है। क्या परेशानी हो रही है? पानी ये है, दिक्कत है पानी के, रात दिन पानी लगल रहता है, वर्षा है तब भी या न वर्षा है तब भी। इसी में आप लोग को आना जाना? हाँ यही में आना जाना है, यही रास्ते है हम लोग के। आना तो घूम करके बहुत दूर घूम के जाइए, दूरी रास्ता है।
बहुत दूरी रास्ता है, पानी की इतना दिक्कत है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।